दोस्तों, आज मैं आपको इंजंक्शंस यानी कि मनाही हुक्म के बारे में कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो कि कानून पर आधारित है। जो कुछ बातें मैं बताऊंगा वो हर एक के पीछे कानून के प्रावधान का आधार है, भले ही मैं अपने बात में उन प्रावधानों का नंबर का जिक्र नहीं करूंगा। सिर्फ इतना बता देता हूं कि ये सभी बातें मैं आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के आधार पर बता रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और सभी बातें अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रिवेंटिव रिलीफ यानी कि विरुद्ध पक्ष को रोकने वाला रिलीफ, कुछ मनाही करने वाला रिलीफ, मतलब कानूनी रिलीफ कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि ये कोर्ट के डिस्क्रिशन में दिया जाता है, यानी कि कोर्ट के मर्जी में ये दिया जाता है और ये एक इंजंक्शन के रूप में दिया जाता है, यानी कि मनाही हुक्म के रूप में ये प्रिवेंटिव रिलीफ इंजंक्शन का दिया जाता है। और ये या तो टेम्पररी रह सकता है या फिर परपेचुअल रह सकता है। टेम्पररी यानी कि फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए, और परपेचुअल यानी कि शाश्वत रूप से हमेशा के लिए। टेम्पररी इंजंक्शंस जो होते हैं वो आदेश ऐसे होते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर समय तक ही सीमित रहते हैं या फिर अनटिल फर्दर ऑर्डर्स, यानी कि कोर्ट अगली कोई और आदेश ना करे तब तक सीमित रहते हैं। तो टेम्पररी इंजंक्शंस को एक समय की सीमा होती है और ये टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट्स किसी भी स्टेज पर दे सकता है सूट के। यानी कि सिविल सूट अगर चल रहा है तो वो सिविल सूट की जो स्टेजेस होती है उन स्टेजेस में से कोई भी स्टेज पर टेम्पररी इंजंक्शन दिया जा सकता है। और टेम्पररी इंजंक्शन देने की जो प्रोसेस है ये सिविल प्रोसीजर कोड से रेगुलेट होती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में हमने ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं परपेचुअल इंजंक्शन की। परपेचुअल इंजंक्शन ये हमेशा डिक्री द्वारा, जब सूट गुणवत्ता के आधार पर डिसाइड होता है, तब दिया जाता है। परपेचुअल इंजंक्शन द्वारा जो डिफेंडेंट होता है उसे रोका जाता है कोई भी अधिकार को असर्ट करने से। यानी कि अगर डिफेंडेंट कोई भी अधिकार प्लेंटिफ के खिलाफ क्लेम कर रहा है तो वैसा वो क्लेम ना करे, इस तरह का आदेश परपेचुअल इंजंक्शन में होता है। या फिर डिफेंडेंट प्लेंटिफ का कोई अधिकार के विरुद्ध काम ना करे, विरुद्ध कृति ना करे, इस प्रकार से भी इंजंक्शन देकर, परपेचुअल इंजंक्शन देकर डिफेंडेंट को परपेचुअल इंजंक्शन द्वारा रोका जा सकता है। मतलब कि या तो डिफेंडेंट अपना कोई अधिकार असर्ट ना करे या प्लेंटिफ के किसी भी अधिकार के खिलाफ कृति ना करे। तो ये था महत्वपूर्ण फ़र्क परपेचुअल इंजंक्शन और टेम्पररी इंजंक्शन इन दोनों में। परपेचुअल इंजंक्शन कब दिया जाता है? परपेचुअल इंजंक्शन प्लेंटिफ के फेवर में दिया जाता है डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के फेवर में जो राइट है उसका ब्रीच करने से रोकने के लिए। मतलब कि प्लेंटिफ के अधिकार को उल्लंघित करने से रोकने के लिए परपेचुअल इंजंक्शन दिए जा सकते हैं। अब प्रॉपर्टी के बारे में परपेचुअल इंजंक्शन प्लेंटिफ के फेवर में कब दिए जा सकते हैं? तो 4 परिस्थितियां हैं जिसमें इस तरह के परपेचुअल इंजंक्शन प्रॉपर्टी के बारे में दिए जा सकते हैं। पहली परिस्थिति, जब डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ के प्रॉपर्टी का ट्रस्टी है। नंबर 2, जब एक्चुअल डैमेज जो डिफेंडेंट प्लेंटिफ के प्रॉपर्टी को या उसके अधिकार को कर रहा है उसको असर्टन करने के लिए कोई स्टैंडर्ड ही उपलब्ध नहीं है। तो जो अधिकार डिफेंडेंट प्लेंटिफ का उल्लंघित करता है या करने की संभावना है, उस उल्लंघन के वजह से जो नुकसान प्लेंटिफ को होगा वो नुकसान
असेस करने के लिए कोई स्टैंडर्ड या परिमाण उपलब्ध ही नहीं होता। ऐसी स्थिति में भी प्रॉपर्टी के बारे में प्लेंटिफ के फेवर में इंजंक्शन दिया जा सकता है। ये हो गई दूसरी परिस्थिति। तीसरी परिस्थिति, जब पैसे के रूप में अगर नुकसान भरपाई प्लेंटिफ को देना भी चाहा तो भी पैसे के रूप में हुआ नुकसान भरा नहीं जा सकता, मतलब वो नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। ऐसे स्थिति में भी वो इंजंक्शन प्रॉपर्टी के बारे में प्लेंटिफ के फेवर में दिया जाता है। और चौथा, यानी कि तब जब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की मल्टीप्लिसिटी रोकने के लिए इंजंक्शन दिया जाता है प्रॉपर्टी के मामलों में। तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की मल्टीप्लिसिटी क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि अगर इंजंक्शन नहीं दिया तो अनेक तरह के कानूनी केसेस का निर्माण होगा। मतलब कि न्यायालयों में खटले, जो कोर्ट के केसेस है इन दोनों पार्टीज़ के बीच में, ये और बढ़ेंगे। तो ये बढ़ने नहीं चाहिए। ये दृष्टि से भी प्रॉपर्टी के मामले में प्लेंटिफ के फेवर में इंजंक्शन दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण तरीके का इंजंक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं, उसे कहते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन। अब मैंडेटरी इस शब्द का अर्थ है बाध्य करना, बाध्यतापूर्ण। तो मैंडेटरी इंजंक्शन कब दिया जाता है? तो जब कोई भी ऑब्लिगेशन का ब्रीच प्रिवेंट करने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि कोई कार्य प्रतिवादी से करवाया जाए ज़बरदस्ती, यानी कि कोर्ट के आदेश के वेट में करवाया जाए, तब मैंडेटरी इंजंक्शन की ऑर्डर दी जाती है। फिर से थोड़ा सा समझाता हूँ। मैं कहता हूँ जब टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एंड ऑल्सो टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टन एक्ट्स, इसका मतलब है कि कोई भी कर्तव्य पूर्ति से जब कोई प्रतिवादी चूकता है और वो चूकने की वजह से उसके तरफ से कुछ कार्य करवाना भी ज़रूरी होता है, तब कोर्ट आदेश देकर प्रतिवादी से वो कार्य करवाता है। इसमें कुछ करवाने की बात आती है, इसमें केवल रोकने की बात नहीं है। इसमें प्रतिवादी से कुछ कार्य, कुछ काम, कुछ एक्शंस करवा लेने की बात होती है। इसीलिए इसे मैंडेटरी इंजंक्शन कहा जाता है। तो इस तरह से प्लेंटिफ के फेवर के जो अधिकार है उनका हनन रोकने के लिए जब प्रतिवादी की तरफ से कुछ कार्य करवाना अनिवार्य बनता है, और ऐसे कार्य जो अपने आदेश से कोर्ट एनफोर्स कर सकते हैं, तो वो एनफोर्स करने के लिए कोर्ट्स मैंडेटरी इंजंक्शन भी देते हैं, उनके डिस्क्रिशन में, उनके मर्जी में। अब हम समझेंगे कि किसी भी सिविल सूट में जो कि परपेचुअल इंजंक्शन या मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए दायर किया गया है, क्या इंजंक्शन के अलावा या इंजंक्शन के रेमेडी के साथ कोई और भी रिलीफ क्लेम किया जा सकता है, जैसे कि नुकसान भरपाई का? तो जवाब है हाँ, ज़रूर। किसी भी परपेचुअल इंजंक्शन के सूट में या किसी भी मैंडेटरी इंजंक्शन के सूट में वो इंजंक्शन के रिलीफ के एडिशन में या उसके सिवाय, उसकी जगह पर एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेंटिफ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और न्यायालय इस तरह के डैमेजेस अगर उनको ठीक लगे तो ज़रूर दे सकते हैं। हाँ, मगर एक बात महत्वपूर्ण है, वो डैमेजेस उनको मिलने के लिए या प्लेंटिफ उनको क्लेम कर सकें, इसके लिए डैमेजेस से रिलेटेड प्लीडिंग्स सूट में ज़रूर होने चाहिए। कोर्ट तभी डैमेजेस ग्रांट करेगा जब प्लेंटिफ ने अपने सूट में उस बारे में प्लीडिंग्स किए हो। अगर प्लीडिंग्स नहीं किए हैं तो कोर्ट वो सूट डिसमिस कर सकता है डैमेजेस के लिए, या फिर अगर प्लेंटिफ चाहे तो वो सूट डैमेजेस के प्लीडिंग्स उसमें ऐड करने के लिए अमेंड करने की परमिशन दे सकता है। अब हम समझेंगे कि इंजंक्शन की ऑर्डर किन परिस्थितियों में नकारी जाती है।
मतलब कि किन परिस्थितियों में नहीं दी जा सकती। तो पहली महत्वपूर्ण परिस्थिति है कि जिस समय इंजंक्शन का सूट दायर किया हो उस समय डिफेंडेंट ने कोई और कोर्ट केस यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं करने चाहिए, इसलिए इंजंक्शन की ऑर्डर नहीं दी जा सकती, मतलब कि नकार दी जाएगी। हाँ, इंजंक्शन की ऑर्डर ऐसी परिस्थिति में तभी दी जाएगी, उसको एक अपवाद है। वो अपवाद ये है कि अगर इंजंक्शन नहीं दिया तो डिफेंडेंट ने और केसेस दायर करने की वजह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हो जाएंगे, यानी कि उसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर कई सारी केसेस, बहुत सारी केसेस हो जाएगी। तो ऐसे परिस्थिति में अपवाद करके कोर्ट्स देंगे, मगर केस दायर करने के लिए डिफेंडेंट को नहीं रोका जा सकता। दूसरी परिस्थिति जिसमें इंजंक्शन नकार दिया जाएगा वो ये है कि जब डिफेंडेंट प्लेंटिफ ने जिस कोर्ट में केस दायर की है इंजंक्शन के लिए, उस कोर्ट से भी ऊपर के कोर्ट में डिफेंडेंट कोई प्रोसीडिंग दायर कर रहा है, तो ये कोर्ट डिफेंडेंट के खिलाफ इंजंक्शन नहीं देंगी वो केस दायर करने से। तीसरी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति को किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी को एप्लीकेशन करने से नहीं रोका जा सकता इंजंक्शन द्वारा। लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि ऐसी बॉडी जो नियम बनाती है या जो कानून बनाती है, उस बॉडी को कोई अर्जी देने से नहीं रोका जा सकता। चौथी परिस्थिति, इंजंक्शन आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को दायर करने से नहीं रोका जा सकता। पांचवी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने से रोकने के लिए भी इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जा सकता, इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन अगर कोई व्यक्ति कर रही है तो वो उल्लंघित करने से भी इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता। मतलब कि ऐसी परिस्थिति में प्लेंटिफ को इंजंक्शन नहीं मिलेगा कोर्ट द्वारा। फिर पांचवी परिस्थिति यह है कि अगर कोई व्यक्ति न्यूसेंस कर रहा है और वो उसकी कृति जो है वो रीज़नेबली क्लियर नहीं है कि क्या ये न्यूसेंस है या नहीं है, किस तरह का न्यूसेंस है, ये बातें अगर क्लियर नहीं है तो इस तरह का न्यूसेंस करने से रोकने के लिए भी इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। फिर सातवीं परिस्थिति ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बात का उल्लंघन बार बार कर रहा है, कंटिन्यूइंग ब्रीच कर रहा है, तो इस तरह से कंटिन्यूइंग ब्रीच को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि प्लेंटिफ ने अगर उस टाइप के कंटिन्यूइंग ब्रीच को एक्वीज़ कर दिया है, यानी कि एक्वीज़ करना यानी कि उस कंटिन्यूइंग ब्रीच को मान्यता दे दी है एक प्रकार से अगर प्लेंटिफ ने, तो प्लेंटिफ के फेवर में विरुद्ध पक्ष के खिलाफ इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। फिर आठवीं परिस्थिति वो है जिसमें प्लेंटिफ को ये इंजंक्शन का सूट दायर करने के अलावा कोई और दूसरी एफिकेशियस रेमेडी यानी कि और कोई कानूनी उपाय उपलब्ध अगर है तो इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। इसको एक अपवाद ये है कि अगर कोई ट्रस्ट का ब्रीच है तो इंजंक्शन दिया जा सकता है, भले ही कोई और रेमेडी उपलब्ध है तो। बट नॉर्मल सिचुएशन में ऑल्टरनेट रेमेडी अगर उपलब्ध है तो इंजंक्शन नकारा जाएगा। फिर नौवीं परिस्थिति ऐसी है कि अगर प्लेंटिफ या उसका कोई एजेंट, उसका कंडक्ट, उनका बर्ताव इस तरह का अगर है कि न्यायालय की मदद के वो पात्र नहीं है, वो अपने गलत कंडक्ट से अगर अपने आप को न्यायालय की मदद से अपात्र कर देते हैं तो इंजंक्शन नकारा जाएगा। और 10वीं परिस्थिति ऐसी है कि जब प्लेंटिफ को उस मैटर में कोई पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है तो इंजंक्शन नकारा जाएगा। इसका मतलब ये कि केस में प्लेंटिफ का व्यक्तिगत इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। अब जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया कि इन परिस्थितियों में इंजंक्शन नकारा जाएगा, उसमें एक परिस्थिति थी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो उस बारे में मैं और थोड़ा स्पष्ट कर दूं, तो जहां पर
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें कोई नेगेटिव एग्रीमेंट है जो कि अफर्मेटिव एग्रीमेंट के साथ कपल्ड है। ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें कुछ बातें दोनों पार्टीज़ के बीच में ठहरता है कि कुछ बातें वो करेंगे और साथ में कुछ बातें नहीं करेंगे। तो ये जो नहीं करेंगे वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं नेगेटिव एग्रीमेंट। तो जहाँ पर अफर्मेटिव एग्रीमेंट ये नेगेटिव एग्रीमेंट के साथ कपल्ड होते हैं तो कोर्ट नेगेटिव एग्रीमेंट एनफोर्स करने के लिए इंजंक्शन ज़रूर दे सकता है। अब मान लो दो व्यक्ति है ए और बी। ए बी के एम्प्लॉयमेंट में था और अब ए बी का एम्प्लॉयमेंट छोड़ रहा है और छोड़ते वक्त दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है जिसमें ए ये मान्य करता है कि बी की नौकरी छोड़ने के बाद ए जो कुछ काम करेगा कुछ समय तक बी के साथ बिजनेस में कॉम्पीट नहीं करेगा। ऐसा एग्रीमेंट होते वक्त अगर फिर भी ए बी के साथ कॉम्पीट करता है बिजनेस में तो एक्चुअल एग्रीमेंट ये था कि वो कॉम्पीट नहीं करेगा। दिस इज़ अ नेगेटिव एग्रीमेंट। तो इस तरह का नेगेटिव एग्रीमेंट वो करने के बावजूद अगर उसका भंग करता है, मतलब कि फिर भी कॉम्पीट करता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ये जो नेगेटिव एग्रीमेंट है ए ने बी के साथ कॉम्पीट नहीं करने का, ये इन्फोर्स कर सकते हैं, इसके बारे में इंजंक्शन दे सकते हैं।